हेलो दोस्तों, मैं विजय टाक आपका साथी स्वागत करता हूं इस पढ़ने की महफिल में। आज का जो सेशन है दोस्तों वो है ज्योग्राफी पर। आज का जो ज्योग्राफी का जो सेशन है दोस्तों उसमें हम चर्चाएं करेंगे ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शंस पर और वनडे एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी से कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब बातों पर आज चर्चाएं करेंगे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है महासागरों पर। महासागर कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, इन सारी बातों पर चर्चाएं करेंगे। महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब बातों पर चर्चाएं करते हुए हम इन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का अर्थ क्या है? तो ज्योग्राफी की जब भी बात करते हैं तो ज्योग्राफी जियो का जो अर्थ होता है उसे बोलते हैं अर्थ, या अर्थ जियो का जो मेन मीनिंग जो निकलता है वो है अर्थ। इसे हम बोल सकते हैं हिंदी में पृथ्वी। और ग्राफी का जो अर्थ है उसे हम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब है वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन, अगर हम वर्णन की बात करें, इसकी अलग से इसको डिफाइन करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी दोस्तों, जो ज्योग्राफी की जो फुल फॉर्म होती है, ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन निकलती है वो ये निकलती है पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन। संपूर्ण अध्ययन। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन जो है दोस्तों वो क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसकी अलग, इसकी और डेफिनेशन चेक करें तो ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर हम पृथ्वी के संपूर्ण अध्ययन की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर का क्षेत्र जो है दोस्तों, पृथ्वी पृथ्वी के चारों ओर के क्षेत्र का जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी की डेफिनेशन कहलाती है। इसके अंदर हम सभी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में, पृथ्वी पर भौतिक विकास जो है पर्वत पठारों का, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। वह पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल है उस वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। जिसे हम बोल सकते हैं इसमें भौतिक विकास के बारे में, भौतिक विकास और वायुमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ साथ हम बोल सकते हैं सागरों का भी, सागरों का सागरों का अध्ययन भी, इन सारी चीजों की हम बात करते हैं। सबसे पहले जो इसको समझो कि जो भूगोल शब्द, ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? एरेटोस्थनीज। जो ज्योग्राफी शब्द दिया गया है दोस्तों किसने दिया? एरेटोस्थनीज ने। जो भूगोल का जो पिता कहलाते हैं वो एरेटोस्थनीज ही कहलाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना कि भूगोल के जो पिता है वो कौन है? एरेटोस्थनीज है। कहीं जगह आपको हेक्टियस मिलेगा। हेक्टियस जो है मॉडर्न ज्योग्राफी, इसके पिता कहलाते हैं। एरेटोस्थनीज जो है ज्योग्राफी के पिता कहलाते हैं दोस्तों। तो याद रखना एरेटोस्थनीज ज्योग्राफी के पिता कहलाते हैं। आज हम एक टॉपिक पर बात कर लेते हैं दोस्तों। ये थोड़ी सी कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी। आज हम एक टॉपिक पर बात करते हैं। मैं बताता हूं आज आपका टॉपिक जो है वो है महासागरों की उत्पत्ति। महासागर कैसे उत्पन्न हुए, महासागरों का विकास कैसे हुआ, इन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं महासागर। तो महासागर के अंदर आता है कि महासागर की डेफिनेशन क्या होगी? तो महासागर की डेफिनेशन होगी कि वह जलीय भाग, वह जलीय भाग जो वह जलीय भाग जो भूभाग को अलग करे,
या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, जल का वह विस्तृत रूप, का वह विस्तृत रूप जो महाद्वीपों को अलग करता हो। महाद्वीपों को अलग करता हो। तो ध्यान रखना दोस्तों, जल का वह विस्तृत रूप जो महाद्वीपों को अलग करता हो वो क्या कहलाता है? महासागर कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? महासागर कहलाता है। अब हम बात करते हैं महासागरों की उत्पत्ति की। महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमारे दिमाग में एक इच्छा रहती है कि महासागर कैसे उत्पन्न हुए। इस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए। तो महासागरों की उत्पत्ति पर जब भी हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि महासागर महासागरों की उत्पत्ति की बात आती है तो शुरुआत में इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया था। दो सिद्धांत माने जाते हैं। इसका एक सिद्धांत वो है, वह गैसीय सिद्धांत। इसका माना जाता है गैसीय सिद्धांत। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जितनी भी पृथ्वी पर आप वायुमंडल, जलीय क्षेत्र या फिर समुद्र, ये सारी चीजें जो देखते हैं, सागर वगैरह जितने भी देखते हैं, सारे पृथ्वी के खुद के हैं। मतलब कोई चीज बाहर से नहीं हुई, पृथ्वी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। ये सारी चीजें पृथ्वी की ही एनर्जी है जिसके द्वारा इनका विकास हुआ है। तो कोई भी चीज बाहर से कोई एफर्ट नहीं है इसके लिए। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि पृथ्वी के द्वारा ही सारी चीजें उत्पन्न हुई है। तो इन चीजों पर बात करते हैं तो गैसीय सिद्धांत में यह माना गया था कि जो शुरुआत में जब पृथ्वी जो थी वो जब गैसीय निहारिका से अलग हुई, स्टार्ट में ये माना गया जब सौरमंडल था जो आपका, वो एक गैसीय निहारिका थी और इसी गैसीय निहारिका से पृथ्वी का विकास हुआ। और इसी पृथ्वी के विकास में जब ये गैसीय निहारिका से अलग हुई पृथ्वी, तो पृथ्वी ये शुरुआत में आग का गोला थी। आग का गोला थी, ध्यान रखना दोस्तों, आग का गोला था। पृथ्वी जो थी वो आग का गोला था स्टार्टिंग में। और जब ये आग का गोला था तो उस टाइम जब ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो इसके बाहर के चारों ओर का जो क्षेत्र है दोस्तों, तो स्फेयर के इसके चारों ओर का क्षेत्र, जो भूभाग क्षेत्र था, वो धीरे धीरे ठंडा होता हुआ ठोस होने लगा। वो क्या होने लग गया? ठोस होने लग गया दोस्तों। वो भूभाग जब क्या हुआ, ठंडा होने लगा, तो वो क्या होने लग गया? ठोस होने लग गया। और बीच के भाग में अभी भी तापमान ज्यादा होने की वजह से कुछ खनिज तत्व वगैरह जितने भी थे, मटेरियल था, सारा सारा तरल अवस्था में था। तापमान ज्यादा होने की वजह से ये तरल अवस्था में था और तापमान अधिक होने पर तरल अवस्था के कारण ये बीच में क्या बन रहा था? मैग्मा। ये आपका जो मैग्मा, ये लावा जिसको बोलते हो आप, जो मैग्मा जो है उसके अंदर था, जब बाहर मैग्मा निकलता तो वो लावा कहलाता है। तो इसके चारों ओर का भाग जो ठंडा हो रहा था वो ठोस रूप धारण करता जा रहा था, जिसे भूप्रपट्टी का भाग, ये भूप्रपट्टी बोलते हैं, जिसे आप क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, से क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो विकास हुआ तो भूप्रपट्टी के चारों ओर का क्षेत्र जब ठोस हो रहा था ठंडी होने के टाइम, तो उसके चारों ओर का भाग पर क्रस्ट का निर्माण हुआ। और आप जानते हो कि क्रस्ट जो है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से इसका निर्माण हुआ है। क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से हुआ है। अब हम बात करते हैं, जब ये ठंडा हो रहा था तो लेकिन आंतरिक ऊर्जा के कारण जो तापमान था, जो अंदर भूभाग के जो पृथ्वी जो गर्म थी, भूभाग में आंतरिक परतों में गर्म थी, तो तापमान अधिक था। तो उस तापमान के अधिक होने के कारण क्या था, वो अंदर से मैग्मा जो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। तो जब ये मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था तो अलग अलग जगह पर इसका विकास हुआ।
इसको ऐसे समझो दोस्तों कि जब मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, 2 मिनट इसको देखते हैं इसे। इसको ऐसे समझ सकते हो, दो मिनट रुको, इसको ऐसे करते हैं अपन। देखो ये जो भूभाग था, इसके चारों ओर क्या हुआ कि जो मैग्मा था तो बीच में भूभाग, तो गर्म भूभाग था, तरल पदार्थ जो भरे हुए थे, एक्चुअली में ये जो तापमान था इसके अंदर के कारण जो मैग्मा था इसके अंदर वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था इसे। तो जब ये बाहर निकला मैग्मा, तो यही क्या कहलाया आपका, ज्वालामुखी कहलाया। क्या कहलाया? ज्वालामुखी। ध्यान रखना कि जो आंतरिक परतों में जो मैग्मा था वही क्या कहलाया आपका, ज्वालामुखी कहलाया दोस्तों। और जब ये ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकला तो इसके ऊपर हर जगह भूभाग पर एक तस्तरी नुमा आकृतियां बनती गई, ऐसे ये तस्तरी नुमा आकृतियों का विकास हुआ। तो जब ज्वालामुखी के रूप में बाहर मैग्मा निकल रहा था तो आंतरिक परतों से ही गैसें निकल रही थी, और जब ये आंतरिक परतों से ही गैसें निकल रही थी और जब ये गैसें बाहर निकल रही थी जिस टाइम, तो गैसों के साथ साथ जलवाष्प भी बाहर निकल रहे थे। जलवाष्प निकलने के कारण तापमान ज्यादा था और इसके चारों ओर का जो गैसों के कारण एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ, और एटमॉस्फेयर के निर्माण होने के कारण यहां पर बादलों का भी विकास होने लगा। बादलों का विकास हुआ, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होने लगी, और इन पर बादलों का विकास होने के कारण संघनन की प्रक्रिया, और संघनन की प्रक्रिया के कारण ये बादल जो थे ये वर्षा में पानी इसका चेंज हुआ, तब क्या होने लगी, वर्षा होने लगी। इन्हीं बादलों से क्या होने लगी थी, वर्षा होने लगी थी। ध्यान रखना कि जब ये कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो रही थी इसके कारण बादल विकास हुए, उसके कारण क्या हुई, वर्षा हुई। जब ये वर्षा हुई तो आप सभी जानते हो कि हमने एक चीज देखा है कि स्टार्टिंग में भूभाग पर क्रेटर बहुत अधिक थे। जो क्रेटर थे वो इस प्रकार थे दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र में ऐसे क्रेटरों का निर्माण हुआ था, और वर्षा होने के कारण ये क्रेटर जो थे इनके अंदर जो वर्षा का जो पानी था वो रहा, वर्षा का पानी इसके अंदर खड़ा रह गया, और इसी कारण जो वर्षा के पानी के कारण आगे चलकर यही जो क्रेटर थे जो एक भूभाग के रूप में ये पूर्ण जब सारे सारे क्रेटर एक साथ मिल गए तो एक सागर का निर्माण हुआ, और ये सागर जो था पूरे भूभाग पर एक सागर का निर्माण हुआ, और यही सागर जो था वो था आपका पैंथालाशा। क्या था दोस्तों, यही सागर आपका क्या था, पैंथालाशा था। क्योंकि पूरे भूभाग अलग अलग जो क्रेटर हो गई, और क्रेटरों में जब वर्षा का पानी इकट्ठा होने लगा और आगे चलकर यही क्रेटर जब एक साथ विकसित हुए, आगे चलकर एक ही रूप में रूप धारण कर लिया, तो ये सागर का रूप धारण बना, और इसी सागर के अंदर जो वर्षा का जो पानी था वो इसमें स्थित था, और यही आपका सागर था वो क्या कहलाया, पैंथालाशा कहलाया। आगे चलकर वेगनर ने एक सिद्धांत दिया। वेगनर ने ये बोला कि वेगनर का मानना यह था कि स्टार्टिंग में जो भूभाग था वो एक था, और इसके चारों ओर जो पानी था, और यही पानी जो था वो आपका जो आपने मैंने बताया था अभी जस्ट आपको कि जो क्रेटरों के अंदर जो पानी का विकास हुआ, और जो क्रेटरों में जो पानी भरा था इसी कारण सागर का विकास हुआ जो पैंथालाशा कहलाया था। यही वो एक सबसे बड़ा सागर था इसके चारों ओर का, जो क्या कहला रहा था, पैंथालाशा। और जो बीच का भाग है वो क्या कहलाया था, पेंजिया। जो भूभाग था वो दोस्तों वो क्या कहलाया था, पेंजिया। और इसी कारण जो भूभाग जो है दोस्तों वो दो भागों में आगे चलकर क्या हुआ कि कार्बनिक फेरिस युग है, और कार्बनिक फेरिस युग में सूर्य के कारण, सूर्य और चंद्रमा के कारण जो भूभाग जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दो भागों में विभाजित हुआ, और दो भागों में विभाजित होने के कारण ये भूभाग ऊपरी हिस्सा इसका कहलाया अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी हिस्सा है वो कहलाया गोंडवाना लैंड। बीच में जो सागर बना वो क्या कहलाता है, तैतीस सागर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, उसके अंदर वेगनर ने कहा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत
डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट जो है वैगनर की थ्योरी थी। इनका यही मानना था कि ये एक भूभाग था, इसके चारों ओर का पानी था, जो पानी वाला क्षेत्र था वो क्या कहलाया, पैंथेलस, और भूभाग क्या कहलाया, पेंजिया कहलाया। जिस जो पैंथेलस था उसे आज का प्रशांत महासागर भी बोल सकते हो आप, उसे क्या कह सकते हो, आज का प्रशांत महासागर भी बोल सकते हो, प्रशांत वाला क्षेत्र भी कह सकते हो, प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। जो बीच में 33 सागर था, और इनका कहना था कि जो अंगारा लैंड है इससे आपके महाद्वीप अलग हुए, वो कौन कौन से थे, आप उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका वाला क्षेत्र जो था इससे अलग हुआ। अगर मैं गोंडवाना लैंड की बात करूं तो गोंडवाना लैंड से दोस्तों दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय प्रायद्वीप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय प्रायद्वीप और ऑस्ट्रेलिया, इन सब का विकास हुआ। जो भारतीय प्रायद्वीप वाला जो हिस्सा है वो पहले अफ्रीका का हिस्सा माना गया, क्योंकि उसमें देखे गए थे कुछ अवशेष भारत वाले क्षेत्र में अफ्रीका के साथ मिल रहे थे, तो ये पहले ये माना गया भारतीय प्रायद्वीप वाला क्षेत्र था वो अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। अब हम बात करते हैं दोस्तों इन सभी कॉन्टिनेंट्स को एक बार देख लेते हैं। आज जो पूरे वर्ल्ड का जो मैप हम देखते हैं उस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि वर्ल्ड का जो मैप है, देखो दोस्तों ये देखो, ये पूरे विश्व का मैप है, आपको एक एक चीज आपको यहां दिखाई देगी। इसमें बात करते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि सबसे पहले कि मैंने एक चीज बताई थी कि सारे के सारे महाद्वीप पहले एक थे और बाद में ये अलग हुए। तो जब ये अलग हुए तो उसके पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये वाला क्षेत्र जो आपका महाद्वीप है ये था अफ्रीका। अफ्रीका के बाद ये आपका दक्षिण अमेरिका, और ये आपका उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के बाद ये जो क्षेत्र था आपका ये कहलाया यूरोप, और ये क्षेत्र कहलाया आपका एशिया। ये आपका भारतीय प्रायद्वीप, और ये आपका था ऑस्ट्रेलिया। ये छोटा सा द्वीप दिखाई दे रही है आपका मेडागास्कर। तो अब इन चीजों के कारण हम चर्चा करते हैं इन चीजों पर कि जब ये अफ्रीका वाले क्षेत्र से उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र जो है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है, जब ये पश्चिम की ओर गमन किया तो इनके बीच में जिस एक सागर का निर्माण हुआ वो था आपका अटलांटिक सागर। ये क्या था, अटलांटिक सागर। और जब आप देखोगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से की बात करें तो यहां पर जो सागर बना था वो क्या था, प्रशांत महासागर। अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर के बाद जो मैंने यहां पर भारतीय प्रायद्वीप और ऑस्ट्रेलिया लिखा दोस्तों। भारतीय प्लेट पहले नीचे वाले साइड में थी और उसके बाद ये उत्तर की ओर गमन करना शुरू किया। तो जब ये उत्तर की ओर खिसक गई तो यहां पर एक सागर का निर्माण हुआ जिसे बोलते हैं हम हिंद महासागर दोस्तों। और ये पूर्वी हिस्सा जो है यहां, सॉरी ये पश्चिमी हिस्सा ये कहलाता आपका एशिया का पूर्वी हिस्सा, और प्रशांत महासागर का ये है पश्चिमी प्रशांत महासागर वाला हिस्सा। और ये जो क्षेत्र आपका दोस्तों नीचे वाले क्षेत्र में आर्कटिक क्षेत्र का विकास हुआ। ये आर्कटिक सागर वाला क्षेत्र था दोस्तों, ध्यान रखना। ये वजह कौन सा था, आर्कटिक क्षेत्र वाला
क्षेत्र था। अब हम बात करते हैं एक एक सागर की बात करते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर आपने देखा कैसे प्रशांत महासागर निकला। आपका पैंथालसा का जो बड़ा रूप था वो क्या, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और एशिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखो कि जब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर इन क्षेत्रों की, तो हमने देखा कि जो सबसे आपसे एक बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो हम बात करते हैं कि प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद देखते हैं अटलांटिक सागर, और अटलांटिक सागर के बाद आपका आता है हिंद महासागर। आर्कटिक क्षेत्र, और उसके बाद आर्कटिक वाले के बाद आता है आपका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक सागर। ये आपके सीक्वेंस है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, दूसरा आपका है अटलांटिक महासागर। अब हम बात करते हैं, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का और अटलांटिक महासागर जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। तीसरा आएगा आपका हिंद महासागर, ये सारे सारे दोस्तों महासागर थे। सागर किसे कहते हैं, सागर आप ऐसे बोल सकते हो, जल का वह भाग, वह सबसे छोटा भाग जो क्या भूभाग से गिरा हुआ हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो महासागर का, या सागर जल का वह भाग जो क्या भूभाग को अलग करता दिखाई दे, तो वह क्या कहलाता है, सागर कहलाता है। तो सागर के बाद हम देखते हैं महासागरों में, सबसे पहले अब बात करते हैं कि महासागरों में हम क्या क्या पढ़ेंगे, महासागरों पर क्या क्या चीजें पढ़नी है, इनके फीचर्स क्या है, और कौन कौन सी चीजें हमें अध्ययन करेंगे इन चीजों, इस टॉपिक पर देखते हैं। तो महासागरों में सबसे पहले देखते हैं हम भौतिक इसका वर्णन जो है, भौतिकी वर्णन, इसके बाद रासायनिक के बाद भौतिक, रासायनिक और गतिकीय, पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल बोल सकते हो इसे आप इंग्लिश में, इकोलॉजिकल। इन सभी चीजों पर अध्ययन करेंगे। भौतिकी में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे देखते हैं कि महासागर, महाद्वीपीय, मगन तट, महाद्वीपीय मगन तट क्या होता है, और महाद्वीपीय ढाल किसे कहते हैं, उसके बाद उच्चावच या नीतल, महासागरीय गर्त, ये सारे के सारे फीचर्स हम किसमें पढ़ते हैं, महासागरों के भौतिकी विकास या महासागरों के भौतिकी अंदर पढ़ते हैं। आगे हम चलते रासायनिक गुणों में। तो रासायनिक गुणों में देखोगे लवणता, लवणता के साथ साथ घनत्व, तापमान,
तापमान को आप भौतिकी में इंक्लूड कर सकते हो। लवणता, घनत्व, तापमान, इन चीजों पर हम अध्ययन करेंगे। और गति के अंदर आता है महासागरीय जल धारा, महासागरीय जल धाराओं के बाद आप देखते हैं इनकी उत्पत्ति और इनका इंडिविजुअल अलग अलग मैप में कौन सी जल धारा ठंडी है, कौन सी गर्म है। इन सारी जल धाराओं का हम मैप पर काम करेंगे। एक एक चीज मैप पर बताऊंगा दोस्तों आपको मैं, क्योंकि जब आप कोई चीज की लोकेशन देख लेते हो तो उसके बाद उसे रटने की आवश्यकता नहीं होती। हम किसी का नाम जब बोलते हैं तो वो नाम अगर किसी को हमें किसी का नाम बताया जाए तो हम नाम भूल सकते हैं, लेकिन अगर हमने किसी की शक्ल देख ली हो तो हम वो शक्ल कभी नहीं भूलते। तो सेम यही काम ये कम करेंगे, मैप पर करेंगे। ठंडी कौन सी जल धारा है, गर्म कौन सी जल धारा है, इन सारी जल धाराओं को मैप पर काम करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं इन चीजों पर एक एक करके काम करते हैं। अगर गति के अंदर और देखें तो हम बोल सकते हैं ज्वार भाटा, ये सारे गति के अंदर है। इकोलॉजी के अंदर प्रवाल भित्तियों का अध्ययन, पारिस्थितिकी का अध्ययन के बारे में चर्चा करें, कौन से प्लांट कैसे पाए जाते हैं, ये सारी चीजें। अब हम सभी महासागरों में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महासागरीय मगन तट या फिर महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट की बात आती है तो महाद्वीपीय मगन तट कहते किसे हैं? महाद्वीप का वह भाग जो महाद्वीप का वह भाग जो जल के अंदर मगन हो जाए। महाद्वीप का वह भाग जो जल के अंदर क्या हो जाए, मगन हो जाए, वह क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है दोस्तों। महाद्वीप का वह भाग जो जल के अंदर क्या हो जाए, मगन हो जाए, वो क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है दोस्तों। महाद्वीपीय मगन तटों की जो ढलान होती है वो जो होती है वो होती है 1 डिग्री से 3 डिग्री तक जो है औसतन ढलान देखने को मिलती है। और हम बात करें महासागरों की गहराई पर, तो महासागरों में जो औसतन गहराई है दोस्तों वो जो है वो आपको मिलेगी 100 फेदम के लगभग। 1 फेदम में इनकी गहराई को फेदम में मापा जाता है। 1 फेदम में 6 फीट होता है दोस्तों। तो इसको बोल सकते हो आप, तो 600 फीट के लगभग आप इसको बोल सकते हो महासागरों की औसतन जो गहराई देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको यहां तक क्लियर हो तो बताओ मुझे। आप एक चीज और नोटिस करो दोस्तों कि महाद्वीपीय जो मगन तट है तो उनका विकास कैसे हुआ होगा, इनका निर्माण कैसे होगा, तो इसके लिए अलग अलग विचार दिए गए। बहुत सारी अवधारणाएं बनी महाद्वीपीय मगन तटों के लिए, क्योंकि महाद्वीपीय मगन तट जो है तटीय क्षेत्रों पर, भूभाग के तटीय क्षेत्रों पर मिलते हैं सबसे ज्यादा आपको देखने को। तो अगर हम बात करें महाद्वीपीय मगन तटों की, तो महाद्वीपीय मगन तटों में महाद्वीपीय मगन तटों में जो विकास होता है वो देखा जाता है कि नदियों के द्वारा, भौतिक संरचना के द्वारा, नदियों के द्वारा, भौतिक संरचना के द्वारा, व पृथ्वी की आंतरिक भाग से उठने वाली तरंगों के कारण, इन सब के कारण इनका विकास माना जाता है। नदियों पर यह माना जाता है दोस्तों
कि जो क्षेत्र नदियों के संपर्क में आता है, जो क्षेत्र नदियां जहां पर आगे डेल्टा बनाती है, जहां पर नदियां अपना अंतिम स्थान महासागरों में विकसित करती है, वहां पर छोटे छोटे कंकड़ लेकर आती है, अपने साथ मलबा लेकर आती है। वही मलबा इकट्ठा होकर भूभाग का एक विस्तार करता है और जो जल के अंदर मग्न होता है, इसी कारण वो क्षेत्र में जल का मग्नीय तट कहलाता है। अब दूसरा, अगर आप देखोगे भौतिक संरचना में देखोगे तो पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर पर्वत है उन क्षेत्रों में आपको इसका विकास मिलेगा, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र जहां होंगे वहां पर मग्न तट आपको संकीर्ण मिलेंगे, इसकी चौड़ाई कम मिलेगी आपको, क्योंकि वहां पर ढलान जरूर मिलेंगे लेकिन संकीर्ण मिलेंगे। लेकिन इसके विपरीत दिशा में जहां नदीय क्षेत्र है वहां पर महाद्वीपीय मग्न तटों का विकास ज्यादा मिलेगा आपको। इसे देखते हैं तो हम इसका एक अच्छा उदाहरण देखते हैं। अगर आप देखोगे कि प्रशांत महासागर वाले क्षेत्रों में, प्रशांत महासागर वाले जो क्षेत्र है, प्रशांत महासागर में रॉकी पर्वत वाला जो क्षेत्र है, रॉकी पर्वत के हिस्से में जो रॉकी पर्वत वाला क्षेत्र है वहां पर महाद्वीपीय मग्न तट आप देखने को मिलते हैं। वहां पर महाद्वीपीय मग्न तटों की चौड़ाई जो होती है संकीर्ण होती है, जबकि आप देखोगे यूएसए की जो सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी है उसके द्वारा मैक्सिको की खाड़ी में जो डेल्टा बना जाता है वो एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर महाद्वीपीय मग्न तट सबसे मतलब जिसकी चौड़ाई जो सबसे कम हुई है। वरना जहां नदियां अपना निर्माण करती है, नदियों के द्वारा जहां महाद्वीपीय मग्न तट बनाए जाते हैं वहां पर उनकी चौड़ाई जो होती है वो ज्यादा होती है, वो संकीर्ण नहीं होते। अगली हम बात करते हैं महाद्वीपीय ढालों की। महाद्वीपीय ढाल किसे कहते हैं? यही था ना कि महाद्वीपीय ढाल कि महाद्वीपीय, आपने देखा था महाद्वीपीय मग्न तट देख लिए, अगला आता है महाद्वीपीय ढाल। इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से एक बार। जब हम बात करते हैं महाद्वीपीय ढाल की तो इसको ऐसे इस डायग्राम से समझ सकते हो आप लोग। ये सारा का सारा सागरीय क्षेत्र है और ये भूभाग वाला क्षेत्र है। जो भूभाग वाला जो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्षेत्र जो है जो भूभाग का क्षेत्र जो जल के अंदर मग्न हुआ है वह क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। इसकी ढलान मैंने बताई थी 1 डिग्री से 3 डिग्री तक इसकी ढलान देखने को मिलती है औसतन। और जब ये अंदर वाला जो क्षेत्र आपको अगला ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको ये क्षेत्र कहलाता है महाद्वीपीय ढाल। इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी कर सकते हो कि महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल, और ये क्षेत्र आपका था नीतल, महासागर का बेसिन। तो महासागरीय नीतल और महाद्वीपीय मग्न तट के बीच का क्षेत्र जो है महासागरीय नीतल और महाद्वीपीय मग्न तट के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है दोस्तों? महाद्वीपीय ढाल कहलाता है। इसकी जो ढलान होती है दोस्तों वो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाई जाती है। 1 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 15 डिग्री कोण के ऊपर पाई जाती है। औसतन इसकी ढलान 105 तक पाई जाती है, ज्यादातर आपको 15 डिग्री तक देखने को मिलती है। महाद्वीपीय ढाल, एक चीज नोटिस करना कि महाद्वीपीय ढाल के आप महाद्वीपीय मग्न तट जितना बड़ा होगा, महाद्वीपीय मग्न तट अगर जितना बड़ा होगा उस क्षेत्र में उतना ही ज्यादा विकास होगा, उस क्षेत्र में इकोनॉमिकल रूप से ऐसा विकास होगा, क्योंकि वहां पर बंदरगाह और बंदरगाह के साथ साथ वहां पर मछलियों का उत्पादन करने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए सही स्थान होता है। डोगर बैंक आपने नाम सुना होगा। डोगर बैंक जैसे जो बैंक बनाए गए थे वो महासागर महाद्वीपीय मग्न तट के क्षेत्र के कारण ग्रीनलैंड वाले क्षेत्रों में विकसित हुए हैं। यही कारण है जहां पर महाद्वीपीय मग्न तट जितना चौड़ाई होगी उस क्षेत्र में उतने ज्यादा अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिकल रूप से वो प्रॉफिटेबल होता है। दूसरा, हम महाद्वीपीय ढाल की बात करते हैं। आपने देखा होगा नीतल ये होता है कि महासागरों का जो आंतरिक भागों में जो विकास हुआ है वो क्या महासागरीय नीतल कहलाता है। और महासागरीय नीतल के साथ साथ हम उच्चावच की बात करते हैं तो महासागरों के अंदर ही
जो महासागरों के अंदर वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर पृथ्वी की आंतरिक परतों से जब मैग्मा या लावा जब बाहर निकलता, मैग्मा जब लावा के रूप में बाहर निकलता है, और ज्वालामुखी का जो वॉल्केनिज्म का जो प्रोसेस होता है, जब यही प्रोसेस ठंडा होने के कारण सागरों के अंदर वाले भागों में इनका जो कटक जो होते हैं, इनके बोलते हैं कटक, जो आंतरिक संरचना होती है उन्हें, जो सागर वाले आंतरिक हिस्सों में छोटी छोटी पहाड़ियों का विकास होता है, और यही पहाड़ियां जो कटक कहलाती हैं, और यही इसकी नीतल के अंदर उच्चावच का कारण बनती है। ये शुरुआत में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, आजकल ये वॉल्केनिज्म के कारण देखने को मिलती है, तो इनका विकास होता है, यही उच्चावच कहलाता है अलग अलग स्थानों में। अब हम बात करते हैं दोस्तों महासागरीय गर्त की। तो महासागरीय गर्त या ट्रेंच किसे कहा जाता है? ओशियन ट्रेंच कहा जाता है इसे। ओशियन ट्रेंच जो है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? ये देखना कि ये एक स्क्री खाई होती है, एक तरीके से, ऐसे एक तरीके से स्क्री खाई होती है, जिसका क्या है, आंतरिक परतों के कारण या फिर अपसारी बल के कारण, डाइवर्जेंट बल के कारण ये क्या होता है कि एक दूसरे विपरीत से बल करने के कारण भूभाग के बीच में एक छोटा सा विकास होता है, सक्रिय पट्टी बन जाती है। और ये महासागर में सक्रिय पट्टी जो होती है, इसमें जल भरा रहता है और इसकी गहराई ज्यादा देखने को मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा महासागरीय गर्त जो है क्या होती है? महासागरीय गर्त जो है, आप नदियों के द्वारा जो कैनियन बनाए जाते हैं आंतरिक परतों में, आंतरिक जो भूभाग पर कैनियन बनाए जाते हैं, गहरे गोर्ज बनाए जाते हैं, सेम यही महासागरों में गर्त पाए जाते हैं, और ये इन्हें ट्रेंच कहते हैं इंग्लिश में। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागरीय, जो सबसे गहरा जो महासागरीय गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में। दोस्तों विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में जिस गर्त जो है वो है मैरियाना गर्त। कौन सा है? मैरियाना। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैरियाना गर्त जो है महासागर का सबसे गहरा गर्त माना जाता है। विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है दोस्तों वो है मैरियाना गर्त। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना कि मैरियाना गर्त जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जो प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में स्थित है। फिलीपींस द्वीप समूह वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। मैं आपको थोड़ी सी एक बार लोकेशन इसकी दिखा देता हूँ। लोकेशन देखो दोस्तों, इसकी लोकेशन जो आएगी वो ये आएगी, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पूर्वी हिस्से में, ये आपका जापान वाला क्षेत्र है, जापान कहलाता है दोस्तों ये क्षेत्र आपका, ये आपका जापान है। और इसी क्षेत्र में ये फिलीपींस वाला क्षेत्र है दोस्तों, यहां पर ये ट्रेंच पाया जाता है, यहां पर ये गहरी खाई पाई जाती है, तो यहां पर मैरियाना गर्त है, मैरियाना, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है सागरों पर कि विश्व में एस की आकृति का कौन सा सागर है दोस्तों? तो ये जो है आपका एस की आकृति का सागर बनता है दोस्तों। अटलांटिक सागर जो है वो एस की आकृति का सागर है दोस्तों। जब भूभाग बन रहे थे, भूभागों का विकास हो रहा था, जब महाद्वीप बन रहे थे और जब सागरों का विकास हो रहा था, इनकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार थी सभी की। आप देखोगे महाद्वीपीय क्षेत्रों का सारे लगभग विषुवत रेखा, जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जितने भी है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीन जो आपकी अक्षांशीय रेखाएं होती है, जो मेन अक्षांशीय रेखाएं मानी जाती है। तो भूमध्य रेखा जो है उससे विषुवत रेखा कहते हैं। लगभग सभी के सभी महाद्वीप जो है वो सारे विषुवत रेखा के उत्तरी क्षेत्रों में विकसित हुए हैं। और इनका जो शीर्ष देखोगे दोस्तों, इनका शीर्ष आपको उल्टा दिखाई देगा, आपको नीचे वाले साइड दिखाई देगा। और जैसे आपका ये शीर्ष, इनके सभी के महाद्वीपों का शीर्ष आपको उल्टे दिखाई देगा नीचे वाले क्षेत्र में। और इनका बेसिन वाला जो क्षेत्र होगा, जो चौड़ाई वाला क्षेत्र होगा, उत्तरी उस हिस्सों में पाई जाते हैं। वहीं पर आप सागरों में देखोगे तो सागरों में जो बेसिन जो होगा, जो सागरों के अंदर जो शीर्ष होंगे, सागर इसका उल्टा चलते हैं। सागरों के जो शीर्ष होंगे वो दक्षिणी हिस्से में होंगे, और जो इनके जो बेसिन होगा वो कौन से होंगे? उत्तरी हिस्से में होंगे। दोस्तों ध्यान रखना ये बात। तो महासागरों के अंदर सबसे बड़ा जो सागर प्रशांत महासागर, और दूसरा जो अटलांटिक महासागर एस के आकार का। आपसे क्वेश्चन पूछे प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, तो लगभग त्रिभुज आकार की आकृति है। दोस्तों ध्यान रखना, त्रिभुज के आकार की जो आकृति किसकी? त्रिभुज के आकार की जो आकृति देखने को मिलती है वो मिलती है प्रशांत महासागर वाले क्षेत्रों की। आप देखोगे ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर आपको ऊपरी हिस्से में आपको शीर्ष से आपको ये त्रिभुज लग रहा है, बेसिन में आपकी उसकी चौड़ाई ज्यादा दिख रही है। तो ये जो हिस्सा आपका इसका बेसिन वाला यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है, और ये हिस्सा आपको जो है उत्तरी हिस्सा जो है वो आपको शीर्ष दिखाई दे रहे होंगे इसके आपके। तो ये त्रिभुज की आकृति में लगभग बन रहा है। यहाँ पर आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा हो। यहाँ जो ये आपने ये क्षेत्र देखा है, ये भारतीय प्रायद्वीप वाला ये क्षेत्र आपका अरब सागर है, अरब सागर है। और ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका है लाल सागर। और लाल सागर के बाद ये आपको अदन की खाड़ी है।
ठीक है दोस्तों, ये आपका भूमध्य सागर है, ये क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, भूमध्य सागर। ठीक है दोस्तों, ये आपका भूमध्य सागर है। यहां पर ये आपके मैक्सिको की खाड़ी है, ये दक्षिणी अटलांटिक है, ये उत्तरी अटलांटिक है। ठीक है दोस्तों, ये आपका ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये सारे के सारे ये सागर ऐसे थे। अब हम बात करते हैं सागरों की उत्पत्ति के बाद, इसके अंदर महासागर, आपने मगन तट देखे, ढलान देखे, इन सारी चीजों को देखने के बाद हम बात करते हैं अगली कि महासागरों के अंदर जलधाराओं की उत्पत्ति। महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधारा। तो महासागरीय जलधारा किसे कहते हैं, महासागरीय जलधारा किसे कहते हैं दोस्तों। तो महासागरीय जलधारा की बात करते हैं तो इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लो दोस्तों, कि सबसे पहले आती है धारा, धारा के बाद हम पढ़ते हैं प्रवाह, और प्रवाह के बाद हम देखते हैं विशाल धारा। ये 3 भागों में डिवाइड है से। धारा किसे कहते हैं, वह जलीय गमन क्षेत्र या जल का गमन वाला क्षेत्र या जल का क्षेत्र जिसकी कोई दिशा हो और जिसका कोई सीमा हो, वो क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। प्रवाह किसे कहते हैं, जो हवा का अनुसरण करे या जिसकी कोई सीमा ना हो, ना ही कोई दिशा हो। और ना ही दिशा हो, वो क्या कहलाता है, प्रवाह कहलाता है दोस्तों। अगली हम बात करते हैं डेफिनेशन पर, विशाल धारा किसे कहते हैं, धारा का ही विस्तृत रूप को विस्तृत रूप को ठीक है दोस्तों, धारा के ही विस्तृत रूप को क्या कहते हैं, विशाल धारा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, पहले इसको अगर आप लोग देखना चाहो तो इसको देख सकते हो, अगर आप लोग इसकी डेफिनेशंस को नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर आपको ये चीजें आपको आती है, बेसिक इंफॉर्मेशन सभी को आती है, तो आप उन चीजों का कंक्लूजन निकाल सकते हो। सबसे बड़ा हमारा वीक पॉइंट होता है वो यही होता है, हमें बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी नहीं होती, और बेसिक चीजें जब हमारी क्लियर नहीं होती तो इसी कारण हम एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीजें जो कंसेप्चुअल चीजें आती है उनको हम गलत करके आते हैं, यही सबसे बड़ा रीजन है। तो इन चीजों को आप जरूर नोट किया करो। अगला हम बात करते हैं महासागरीय जलधाराओं की जो उत्पत्ति होती है, जो उत्पत्ति जो देखी जाती है जलधाराओं की, ओरिजिन जो होता है, उत्पत्ति जो होती है वो कैसी होती है। तो उत्पत्ति की बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है दोस्तों इसकी पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण महासागरीय जलधाराओं की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है कि पृथ्वी जो होती है दोस्तों किस दिशा में घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। तो इसी कारण जो भूभाग होता है दोस्तों वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण जो जलीय क्षेत्र होता है उसका साथ नहीं दे पाता। दोबारा सुना कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसी घूर्णन के कारण जो भूभाग है वो तो घूर्णन करता ही करता है, लेकिन जो जलीय क्षेत्र है वो उसका साथ नहीं दे पाता। एक समय बाद
उसका साथ ना दे पाने के कारण जब जो जल इकट्ठा होता है एक दिशा में, उसके कारण उसके विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है। जिस दिशा में पृथ्वी घूर्णन कर रही है उसके विपरीत दिशा में जल चलना शुरू कर देता है, क्योंकि जब भूभाग घूर्णन कर रहा है, जितनी स्पीड में पृथ्वी घूर्णन कर रही है उसी स्पीड में भूभाग घूर्णन कर रहा है। लेकिन जब ये भूभाग घूर्णन कर रहा है तो उसके साथ जल भी साथ घूर्णन करता है, लेकिन एक टाइम बाद क्या होता है, वो इसका साथ नहीं दे पाता, और जब इसका साथ नहीं दे पाता तो उसके विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है। तो जल क्या करता है, इसके विपरीत दिशा में चलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूर्व से पश्चिम दिशा में तो इसी कारण क्या होगी, जलधारा की उत्पत्ति होगी। और इसका एक अच्छा उदाहरण है विषुवत रेखित जलधारा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये एक गर्म जलधारा दोस्तों, मैप में आपको बताऊंगा, मैं एक एक जलधारा बताऊंगा कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, बकायदा मैप के अंदर डिनोट करके चीजें को तैयार करेंगे। अब हम बात करते हैं अगला जो आता है पर जो गुण जो आता है जलधारा की उत्पत्ति में, वो आता है तापमान। तापमान बढ़ने के कारण अगर जिस क्षेत्र में सागरीय क्षेत्रों में तापमान बढ़ेगा तो वहां पर क्या होगा, तापमान बढ़ने के कारण जो जल है वो भी गर्म होगा, और जल जब गर्म होगा तो जल के अंदर जो छोटे छोटे अणु कण हैं वो साइड साइड गति करना शुरू कर देंगे। जल के जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर भागना शुरू करेंगे। इसी कारण कण जो दूर भागेंगे तो इनके अंदर बीच में जो डेंसिटी कम होगी, और इसी कारण जल का जो तल होगा दोस्तों वो उच्च हो जाएगा। दोबारा सुनना, जब तापमान बढ़ेगा तो जल के कणों के अंदर गति उत्पन्न होगी, जो मॉलिक्यूल्स है वो अणु जो है वो गति करना शुरू करेंगे, और जब ये गति करना शुरू करेंगे तो जल के अंदर जो है गति करने का जो जल का क्षेत्र होगा वो उच्च हो जाएगा। इसी कारण क्या होगा, महासागरीय क्षेत्रों में जहां पर तापमान अधिक रहता है वहां पर जो जल है उसका तल भी उच्च रहता है, जो जल का सरफेस होता है वहां पर वो उच्च रहता है। तो तापमान क्षेत्र जहां तापमान होगा वहां पर जल का तल भी क्या होगा दोस्तों, उच्च रहता है। अब जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होगा वहां जल का तल उच्च है, तो उसके कंपैरिजन में जहां पर तापमान कम है वहां जल का तल निम्न रहता है, वहां जल का तल क्या रहता है, निम्न रहता है। तो क्या होगा, जल धारा उच्च तल से निम्न तल की ओर चलना शुरू कर देती है। ध्यान रखना दोस्तों, जल हमेशा क्या होता है, कोई चीज ज्यादा से कम की हो जाती है, तो जहां पर जल का तल उच्च है और इसके कंपैरिजन में जहां पर जल का तल निम्न है तो जल धारा क्या होगी, उच्च तल से निम्न तल की ओर गति करना शुरू करेगी। तो जल धारा जो है उच्च तल से निम्न तल की ओर गति करेगी तो जल धारा की उत्पत्ति होगी। तो याद रखना, तापमान के कारण भी जल धारा की उत्पत्ति होती है। अगला आता है जल धारा, तापमान के बाद अगला आता है दोस्तों घनत्व। अगला आता है घनत्व दोस्तों। घनत्व के आधार पर देखेंगे तो घनत्व जिस क्षेत्र में डेंसिटी अधिक होगी, लवण के अंदर जो जल है, महासागर जल है, उसमें मॉलिक्यूल्स कण जो है और लवणता जो है इसकी ज्यादा होगी, तो वहां पर डेंसिटी भी अधिक देखने को मिलती है। छोटे छोटे कंकड़ जो है वो भी देखने को ज्यादा मिलते हैं, तो वहां पर लवणता अधिक होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा अपर्दन के कारण, भूभाग के अपर्दन के कारण छोटे छोटे कण जो है वहां लाए जाते हैं, या छोटे छोटे जो भूभाग से कटाव के कारण जो कण वहां आते हैं, इसके कारण जो सागरों की जो लवणता वो बढ़ जाती है, सॉलिडिटी जो है बढ़ जाती है। तो घनत्व अधिक होने के कारण जिस क्षेत्र में घनत्व अधिक होगा वहां पर क्या होगा, जल का तल हमेशा निम्न रहता है। आपने देखा होगा बर्फ का जो घनत्व जब ज्यादा होता है तो वो क्या होती है कि संकीर्ण हो जाती है। जिससे क्या होगा कि अगर जिस क्षेत्र में घनत्व अधिक होगा वहां पर क्या होगा, जल का तल हमेशा सरफेस नीचा रहेगा, जल नीचे रहेगा, और जहां पर डेंसिटी कम होगी, जिस क्षेत्र में क्या होगा डेंसिटी कम होगी, वहां जल का तल हमेशा उच्च रहेगा। तो जल धारा क्या होगी, उच्च तल से निम्न तल की ओर गमन करना शुरू कर देगी।
तो जल धारा क्या करेगी, उच्च तल से निम्न तल की ओर गमन करना शुरू कर देगी। तो कम डेंसिटी वाले से उच्च डेंसिटी वाले क्षेत्र की ओर जल धारा गमन करना शुरू करेगी। अगला आता है दोस्तों वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की बात करते हैं। तो वाष्पीकरण देखो, जहां पर कुछ क्षेत्र ऐसे है दोस्तों जहां पर उच्च वायुदाब भी बना रहता है लेकिन तापमान भी रहता है, लेकिन वहां पर उच्च वायुदाब बने रहने के कारण वर्षा नहीं हो पाती। तो क्या होता है कि जिस क्षेत्र में वाष्पीकरण अधिक होता है उन क्षेत्रों में तापमान तो अधिक होता है, साथ में दाब भी जो है उच्च वायुदाब भी अधिक बना रहता है। इसी कारण क्या होता है, उन क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होता है, और वाष्पीकरण अधिक होने के कारण जल का जो तल है वो क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। जल का तल क्या हो जाएगा, निम्न। जल का तल जो होगा वो दोस्तों निम्न हो जाएगा। इसी कारण जल धारा जो होगी इसकी कंपैरिजन में जहां पर वाष्पीकरण कम हो रहा है वहां पर जल का तल क्या होगा, उच्च होगा। तो क्या होगा, उच्च तल से निम्न तल की ओर क्या करेगी, जल धारा चलेगी। ये सबसे ज्यादा आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करते हैं वाष्पीकरण के बाद अगला जो आता है वो आता है वर्षा। अगला आता है वर्षा। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, जहां पर वर्षा जो है वो अधिक होगी, तो वहां स्वाभाविक सी बात है दोस्तों जल का तल उच्च रहेगा, क्योंकि जल की मात्रा ज्यादा होगी, वहां पर जल की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी, अधिक होगी। और इसके कंपैरिजन में जहां पर वर्षा कम हो रही है वहां पर की मात्रा भी कम होगी, तो इसी कारण क्या होगा, जल का तल भी निम्न रहेगा। तो उच्च तल से यहां पर तल का विकास होगा, उच्च तल होगा, तो क्या होगा, उच्च तल से निम्न तल की ओर क्या करेगा, जल धारा चलना शुरू कर देगी। तो यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो देखो दोस्तों, एक बार इसको दोबारा मैं रिकॉल करा देता हूं कि जल धारा जो उत्पत्ति होती है वो कई कारणों से होती है, जैसे पृथ्वी का घूर्णन, तापमान, वाष्पीकरण, घनत्व, वर्षा, ये सारे सारे इसकी उत्पत्ति के कारण हैं। जहां पर जिस जिस का इफेक्ट पड़ रहा है वहां से जल धाराओं की उत्पत्ति हो रही है। और इनको जल धाराओं को हम मैप पर करेंगे दोस्तों, इंडिविजुअली मैप पर देखेंगे, आप देखोगे एक एक सागर के अंदर एक एक जल धारा के बारे में बात करेंगे, कौन सी जल धारा ठंडी है कौन सी गर्म है, ताकि हम मैप पर जब काम करेंगे तो आप लोग भी उन चीजों को ड्रॉ करना साथ के साथ, और साथ साथ उनको मैप पर भी काम करना है, ताकि आप लोग उसको दोबारा भूल ना पाओ। क्योंकि मेरा मानना यह है कि हमारी शक्ल याद रह जाती है लेकिन नाम भूल जाते हैं। अगर आपने मैप पर ढंग से ज्योग्राफी कर ली, मैं एक एक चीज मैप पर करवाऊंगा आपको, चाहे विश्व की चीज हो चाहे एक एक कॉन्टिनेंट, जैसे हम करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका हो चाहे साउथ अमेरिका, हम एक एक कॉन्टिनेंट को मैप पर करेंगे। तो वैसे ही क्या होगा कि एक एक चीज हम मैप पर करेंगे, चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट हो, चाहे जल धारा हो, चाहे वायुमंडल, सारी चीजों जलवायु हो, सभी को हम मैप पर करेंगे और मैप के थ्रू इन चीजों पर हम काम करेंगे। तो आज का सेशन जो दोस्तों मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।